हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस लेसन के 2 वीडियो हैं। पहले भाग के वीडियो में हम इस लेसन के फर्स्ट 4 मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। आज के इस दौर में आप जब बाजार से कुछ सामान लेने जाते हैं, सपोज करो आप कोई साबुन लेने जाते हैं और दुकानदार को आप कहते हैं कि मुझे साबुन चाहिए, तो दुकानदार आपको उसी समय कम से कम कोई 20 साबुन अलग-अलग कंपनी के, अलग-अलग नामों के, अलग-अलग खुशबुओं के आपके सामने रख देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा साबुन लूं और कौन सा छोड़ूं। तो ये जो अलग-अलग नाम से, अलग-अलग खुशबुओं में, अलग-अलग कंपनियों में बने हुए साबुन हैं, क्या ये हमारे ही देश में बने हैं? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अपने ही देश में बने हुए हो। काफी ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, काफी ऐसे साबुन भी हैं जो बाहर से दूसरे देशों से हमारे बाजारों में पहुंचे हुए हैं, मतलब विदेशों से आयात किए गए हैं और यहाँ पे हमारे स्थानीय बाजारों में हमारे यूज के लिए उपलब्ध हैं। तो किसी दूसरे देश में कोई प्रोडक्ट बनता है, उसे वो हमारे स्थानीय बाजार तक हमारे यूज के लिए कैसे उपलब्ध हो पाता है, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। 2 वीडियो में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस लेसन के पहले भाग के वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अंतर्देशीय उत्पादन। नंबर 2, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। नंबर 3, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। एंड नंबर 4, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार माल ही शामिल होते थे और भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ ही निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। आप लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था और अंग्रेज जो थे वो भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजते थे और इंग्लैंड से तैयार माल को भारत में लाकर भारत के बाजारों में सस्ते दामों पर बेचा जाता था। तो इस तरह से व्यापार ही दूर स्थित देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज का अस्तित्व सामने आया। मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सके। A multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation. MNCs, इन कंपनियों को नेशनल कंपनियों को MNCs भी कहा जाता है। Set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार किस प्रकार किया जाता है, इसे हम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की सहायता से, इसके उदाहरण से समझेंगे। तो एक औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी उसने डिजाइन तैयार करना है वो अमेरिका के रिसर्च सेंटर में जाकर वहां पे अपने उत्पादन के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा डिजाइन वो तैयार करवाती है, जिससे उपभोक्ता जो है वो उसके उत्पाद के प्रति आकर्षित हो सके। अच्छा, अब ये जो उसका डिजाइन है वो तैयार हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, वो कंपनी क्या करती है, चाइना में स्पेयर पार्ट्स को बनाती है। उसके पुर्जे जो है वो चाइना में
तैयार किए जाते हैं वहां के कारखानों में। इसके बाद इन पुर्जों को जहाज में लादकर मैक्सिको या फिर पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है। वहां पे इन पुर्जों का क्या किया जाता है, इन्हें असेंबल किया जाता है, इन्हें जोड़ा जाता है और तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। लेकिन बात यहीं तक ही सीमित नहीं होती है। इसी बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन भी किया जाता है कि उस प्रोडक्ट से संबंधित जो भी जानकारी है वो कॉल सेंटरों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। उनके ऑर्डर बुक किए जा सकते हैं, उनकी तरह तरह की जो भी क्वेरीज है उनको पूरा किया जा सकता है। आप यहाँ पे एक बाइक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बाइक तैयार करनी है तो उसके लिए वो अमेरिकन या किसी भी कंट्री की जो भी अच्छी सी रिसर्च सेंटर है वहां पे जाके वो उसका डिजाइन तैयार करेगी। उसके बाद किसी भी कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में जाके उसके स्पेयर पार्ट्स बनेंगे और उसके बाद किसी अन्य कंट्री में जाकर उसके जो स्पेयर पार्ट्स है उनको जोड़ा जाएगा। और उसके बाद किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी कॉल सेंटर की अच्छी फैसिलिटीज उसे मिलती हो वहां से की फैसिलिटी लेकर, वहां की सेवाएं लेकर वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, अपने ब्रांड के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी नाम और पहचान के साथ उसको उत्पाद को उतारती है, जिसे उपभोक्ता जो है मतलब कंपनी का नाम देखकर ही उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। तो जो सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक होती है और जहां कम लागत पर उसी अकुशल और कुशल श्रम उपलब्ध हो सके और उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो, वहीं पे जाके वो अपनी इकाई को, अपनी फर्म को वो स्थापित करती है। तो इन सभी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने उत्पादन के लिए कारखाने और कार्यालयों का निर्माण करती है या स्थापना करती है। तो इस तरह से ये कंपनियां जो है निवेश करती हैं या विदेशी निवेश करती है। लेकिन ये निवेश क्या होता है और विदेशी निवेश क्या होता है? तो निवेश का मतलब है भूमि, भवन, मशीन अथवा अन्य उपकरणों की खरीद पर जो व्यय किया जाता है या खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। निवेश तो हो गया भूमि, भवन या जिस भी मशीनरी पर, जिस भी चीज पे जो पैसा लगाया जाता है, उसकी खरीद पे जो पैसा लगाया जाता है उसे हम निवेश कहते हैं। और यदि ये पैसा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा लगाया गया है तो फिर इसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. Investment made by MNCs is called foreign investment. कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो उन देशों में जहां पे वो निवेश करती हैं उन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ क्या करती हैं, टाई अप कर लेती हैं या मतलब उनके साथ संयुक्त रूप से वो उत्पादन करती हैं। और संयुक्त उत्पादन से जो स्थानीय कंपनी होती है उसको, कंपनियां होती हैं उनको दोहरा लाभ होता है। पहला तो ये कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें आदि खरीदना। और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है, नई नई टेक्निक जो है वो अपने साथ ला सकती है जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता जो है वो स्थानीय कंपनियों को खरीदना है और उसके बाद उस वस्तु के उत्पादन का प्रसार करना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी का उदाहरण ले रहे हैं। ये अमेरिकन कंपनी है कारगिल कंपनी। इस कंपनी ने परक फूड, ये इंडियन कंपनी है, इस परक फूड कंपनी को खरीद लिया है। और ये जो परक फूड कंपनी है इसने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था। विपणन तंत्र होता है व्यापारिक तंत्र तैयार किया था जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेल शोधक
केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। तो अब कारगिल जो है वो 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो एक अन्य तरीके से भी उत्पादन पर नियंत्रण करती है। इस टॉपिक के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है, जिसको हम साथ में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। ये तो हो गया पहला तरीका जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। ये है इसका दूसरा तरीका, उत्पादन को नियंत्रित करना। और तीसरा तरीका है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती हैं। वो कैसे? विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को इन्हें बेचती है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो छोटे उत्पादकों को सामान का ऑर्डर दे देती है कि हमें इतने समय में इतना सामान तैयार चाहिए, चाहे वो खेल का सामान है, जूते, चप्पल, कपड़े, कुछ भी है। तो ये जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं या फिर ये काम जो है औरतें घर में बैठ के भी कर लेती हैं या छोटे छोटे लघु उद्योगों में भी कर लेती हैं। सामान ये लोग बनाएंगे और जब मल्टीनेशनल कंपनी को इस सामान को दिया जाता है तो वहां पे वो इस सामान पे अपना लोगो लगाकर, अपना ब्रांड नेम उसको देकर ग्राहकों को बेचती है। Multinational companies produce jointly with local companies from other countries. The usual way for multinational to invest is to buy local companies, then spread production. Multinational companies also control production in another way. Large multinational companies in the developed countries order production to small producers. Clothing, footwear, slippers, and sporting goods are industries where a large number of small producers are produced around the world. These products are supplied to multinational companies that sell to customers under their own brand name. In this way, multinational companies control production. नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। इसका मतलब है कि बाजार में एक ही स्थान पे आपको स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं के साथ साथ विदेशों में भी बनी हुई वस्तुओं का भंडार भी आपको पर्याप्त मात्रा में और भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। आप बाजार जाते हो, छोटी से छोटी दुकान और बड़े से बड़े मॉल में भी आपको विदेशों में बनी हुई वस्तुएं देखने को मिलेंगी। आप उन्हें खरीदते भी हैं और रोजमर्रा के कामों में आने वाली चीजों के रूप में उनका इस्तेमाल भी करते हैं। इसी टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में मदद करता है। उदाहरण के लिए भारत में बनी बहुत सी कारें कई देशों की सड़कों पर चल रही हैं। चीन के खिलौनों से भारतीय बाजार भरे पड़े हैं। अतः विदेश व्यापार ने विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण किया है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। अब उत्पादक केवल अपने ही देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि संसार के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतियोगिता कर सकते हैं। पहले कोई भी देश जो था वो सिर्फ अपने ही देश तक सीमित था, अपने ही देश की मार्केट में उसके उत्पाद बेचे जाते थे, लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण
अब विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विभिन्न शर्तों और नियमों और कानूनों के अंतर्गत दूसरे देशों में अपना सामान आसानी से बेच सकते हैं। बाजार में आज हम जाते हैं तो वहाँ एक सामान लेने के लिए कई देशों के ब्रांड जो है वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। आप साबुन ही ले लीजिए, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो तरह-तरह के अलग-अलग देशों से बन के आए हुए हैं और हर देश में मौजूद हैं। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उन्हें खरीद सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर वो चाहे साबुन हो, कॉस्मेटिक्स हो, कपड़े हो, खिलौने हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सामान हो, आज हमारे देश का जो बाज़ार है, वो विश्व भर के देशों के उत्पादों से भरा पड़ा है। Foreign trade helps in the integration of markets of different countries. For example, many cars made in India are on the roads of many countries. Indian markets are full of toys from China. Therefore, foreign trade has integrated the markets of different countries. Foreign trade provides an opportunity for producers to reach domestic markets, that is markets outside their country's markets. Now, producers cannot only sell their products in the market of their own country, but can also compete in the markets of other countries of the world. Next, fourth टॉपिक हमारा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई आर्थिक निर्भरता और आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। Globalization is a process of interaction and integration between people, companies and governments of different countries. In globalization, the entire world is given the form of a market. Globalization refers to the spread of openness, increasing in economic dependence and economic integration in the world economy. इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर होता है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें संपूर्ण विश्व एक बाजार बन जाता है। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने वस्तुओं एवं सेवाओं के विस्तृत विकल्प उपलब्ध हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरे और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे सामने हैं। भारत की सड़कों पर अब गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इस प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। अतः विश्व के उत्पादनों का एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण है। Globalization is the integration between countries through foreign trade and investment of multinational companies. In this, the whole world becomes a market. In today's world, we as consumers have a wide choice of goods and services. We have the latest models of mobile phones, digital cameras, and televisions manufactured by the world's top manufacturers. New models of vehicles can now be seen on Indian roads. Today, Indians are buying cars manufactured by almost all the top companies of the world. Similar rapid growth can also be seen in the brands of many other companies. Other market has changed completely in a few years. Therefore, globalization is the linking of the world's product with each other. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इस लेसन के 4 मेन टॉपिक्स डिस्कस किए और 3 क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के डिस्कस किए। तो उम्मीद करती हूँ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे और आपको वीडियो समझ आया होगा। आज अभी हमने वैश्वीकरण का सिर्फ मीनिंग जाना है।
कल हम वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया जो है वो कल के सेकंड पार्ट के वीडियो में अच्छे ढंग से उसको समझेंगे, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी इसके बारे में जानेंगे। तो कल के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस